सीढ़ियाँ उनके लिए मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियाँ उनके लिए मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। हमें तो आसमां पे जाना है, इसलिए हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और घर पे अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राहुल पटेल सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल RKCI यानी अकेडमी ऑफ इंग्लिश दमोह पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी अकेडमी द्वारा मुख्यतः 10th एवं 12th की बोर्ड एग्जाम की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर 5 दिसंबर तक फ्री ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट किया गया है, जो संभवतः 45 डेज़ का होने वाला है, जिसमें 10th और 12th की स्पेशली इंग्लिश की क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी और ऐसा स्टडी मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि बच्चे परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इस वीडियो को आप उन सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो 10th 12th की बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था चैप्टर 2, जिसमें हमने नेल्सन मंडेला जी के बारे में डिस्कस किया था, जो मैंने लेक्चर कल की डेट में करा दिया था। आप प्ले लिस्ट में जाकर जो पिछले लेक्चर हैं उनको भी देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। यहाँ पर हम 2 स्टोरी के माध्यम से इस चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं। इसमें पार्ट ए है हिज फर्स्ट फ्लाइट और पार्ट बी है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक, तो चलिए मैं थोड़ी सी पहले आपको इसकी समरी बता देता हूँ, क्योंकि समरी से थोड़ा सा क्या होता है कि आपको जब क्वेश्चन आंसर आप समझते हैं, याद करते हैं, थोड़ा सा उसमें आपको आइडिया लग जाता है कि स्टोरी किसके बारे में दी हुई है, जिससे आपके जो क्वेश्चन और आंसर होते हैं उससे गलत होने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। चलिए तो इसको समझते हैं थोड़ा सा एक समरी के माध्यम से कि इसमें समरी में क्या बताया गया है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही होगी, इसमें दिया हुआ है 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग अ फर्स्ट फ्लाइट। ठीक, तो इसमें इस जो पिक्चर है इसमें आपको देखो 2 पिक्चर दिखाई जा रही हैं। एक में थोड़े से जो बर्ड हैं वो आपको इसमें उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी पिक्चर में एक आपको पायलट दिखाई दे रहा है जो एरोप्लेन को उड़ा रहा है। ठीक, तो इस माध्यम से इसमें 2 स्टोरी बताई गई हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। हिज फर्स्ट फ्लाइट की इसका जो अर्थ होता है वो होता है पहली उड़ान या उसकी पहली उड़ान या पहली उड़ान। इसमें एक सीगल के बारे में बताया गया है कि जो सीगल होता है वो पहले उड़ने में असमर्थ होता है, वो उड़ नहीं पाता है। उसकी फैमिली के जो अदर लोग होते हैं वो उड़ने में माहिर होते हैं, लेकिन वो डर की वजह से उड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि यदि मैं उड़ूंगा तो मेरे पंख सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है कि उसकी जो फैमिली होती है उसको उसी के हाल पर छोड़कर एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ की ओर चली जाती है। अब वो बेचारा उड़ नहीं पाता है, वो अपने पंख फैला रहा होता, लेकिन उसको ये लगता है कि यदि मैं पंख फैलाऊं तो ऐसा ना हो कि मेरे पंख मुझे सपोर्ट ना करें और मैं समुद्र में जाकर कहीं ऐसी जगह पर जाकर गिर ना जाऊं कि मुझे चोटें आ जाएं, इसलिए वो उड़ नहीं पाता है। फिर एक समय ऐसा होता है कि उसकी जो मदर होती है उसको बार बार इंकरेज करती है उड़ने के लिए कि आपको उड़ना ही उड़ना ही। वो साहस जगाती है और एक छोटी सी मछली का टुकड़ा लेके आती है, वो बार बार उसके वहाँ पर घूमते रहती है और वो ये भी खुश हो जाता है कि मेरी जो माँ है वो मुझे कुछ खाने के लिए लेके आई, पर ऐसा नहीं होता है। वो टुकड़ा उसके पास लाती है और एकदम से छोड़कर चली जाती है। फिर लास्ट में जब उसको लगता है क्योंकि वो भूख से पीड़ित हो रहा होता है, तो वो अपना जो फुल एफर्ट है वो उड़ने में लगा देता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो धीरे धीरे उड़ने में माहिर हो जाता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि यदि आप किसी चीज़ को एक डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं तो आप उसमें सफल जरूर होते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी जो आपका है द ब्लैक एरोप्लेन, तो इसमें एक ब्लैक एरोप्लेन ओल्ड डकोटा की बात की गई है। इसमें जो पायलट होता है वो अपने जो एरोप्लेन को रन कर रहा होता है, लेकिन सडनली क्या होता है कि उसको ऐसा लगता है कि एकदम से मौसम ख़राब हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे जो एरोप्लेन का फ्यूल वगैरह है वो भी ख़त्म होने वाला होता है। अब बेचारा डर जाता है, मौसम ख़राब होने लगता है। उसके जो अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे डायरेक्शन एम्पावरमेंट हो गया और उसका जो कंपास हो गया, वो भी थोड़ा सा वर्क करना बंद कर देता है। तो वह बेचारा बहुत चिंतित हो जाता है। अब उसकी जो लास्ट होप होती है वो ईश्वर से होती है कि हे ईश्वर, मुझे जिस डेस्टिनी पर पहुंचना है वहाँ पर मैं पहुंच जाऊं। तो उसको जब उसकी कहीं से उसको कोई भी होप नहीं दिखती है तो उसको, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि उसको अलग से एक
एरोप्लेन दिखाई देता है, ब्लैक एरोप्लेन, तो वो उसी को पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए चला जाता है। तो जहाँ पर उसको पहुँचना होता है वहाँ पर अपनी डेस्टिनी पर पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पर पहुँचकर उसका जो मेन ड्रीम होता है वो ये होता है कि अभी फैमिली के साथ उसको डिनर करना था। लेकिन जब वो डिनर करने के बाद सुबह जो कंट्रोल सेंटर होता है एरोप्लेन का वहाँ पहुँचता है, तो उस जो लेडीज़ होती है, लेडी इंस्ट्रक्टर होती है, उससे वह पूछता है कि मेरे साथ या मेरे उस समय जो मेरे पास अदर ब्लैक एरोप्लेन था वो क्या था। तो वह काउंटी जो लेडी होती है वो वहाँ पर देखकर उसको बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं, आपके साथ उस टाइम पर कोई भी ब्लैक एरोप्लेन नहीं था। फिर उसको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैंने होप की थी, मैंने थोड़ा सा एफर्ट लगाया था, डिटरमाइंड किया था, उसी को एक बुरा परिणाम होता है। तो इस स्टोरी में आपको यह बताया गया है कि उसने अपने उस कंडीशन से कैसे इजाज़त पाई, कैसे वो अपने डेस्टिनी तक पहुंच पाया। ठीक, तो इसी स्टोरी का नाम क्या था, ब्लैक एरोप्लेन। ये स्टोरी दोनों स्टोरी बहुत अफेक्टिव है। उसमें कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से हर बार पूछे जाते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं थोड़े से क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को जब अपन डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा जो आपने स्टोरी में पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 या सबसे पहले पार्ट ए की चैप्टर 3 का पार्ट ए डिस्कस करने जा रहे हैं अपन, हिज फर्स्ट फ्लाइट। चलिए तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, बॉय वाज द यंग सीगल अफेयर टू फ्लाई, कि जो वो यंग सीगल था, वो छोटा सा पक्षी था, वो उड़ने से क्यों डर रहा था। ये आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आ चुका है एक बार 2022 में। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके आंसर को। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, द यंग सीगल, जो छोटा सा वो वर्ड था, वॉज अफेयर टू फ्लाई, उड़ने से डर रहा था, बिकॉज, क्योंकि, ही थॉट दैट, उसको ऐसा लगता था, हिज विंग्स वुड नेवर हिम टू फ्लाई, वन मिनट, बिकॉज ही थॉट दैट, उसको ऐसा लगता था, हिज विंग्स वुड नेवर हेल्प हिम टू फ्लाई, कि इसके जो पंख हैं उसको उड़ने में हेल्प नहीं करेंगे, इसलिए वो उड़ने से डर रहा था। तो आपको द यंग सीगल वॉज अफेयर टू फ्लाई इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको लर्न करना है यहाँ से कि बिकॉज, क्योंकि, ही थॉट दैट, उसे लगता था कि, हिज विंग्स, उसके पंख, वुड नेवर हेल्प हिम टू फ्लाई, कि उसके उड़ने में मदद कभी नहीं करेंगे, इसलिए वो उड़ने से क्या हो रहा था, डर रहा था, अफेयर हो रहा था, भयभीत हो रहा था। ठीक, चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा कि इसमें दिया हुआ है, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, कि किस चीज को या फिर किस चीज ने उसको एक फाइनली फ्लाई या फिर एक निश्चित उड़ान भरने के लिए तैयार किया। ठीक, तो यह भी जो क्वेश्चन है वो एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में शायद बोला है कि जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं आप उसके बिल्कुल ना सोचें कि ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है तो अब नहीं आएगा, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए डेडिकेट होते हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं से पूछ लिए जाते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन है जो पिछली बार आ चुका है, इस बार नहीं आएगा, तो वो कहीं ना कहीं उनको छोड़ के चले जाते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, और साथ में ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ना है जो अलग से डेडिकेट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो आंसर जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, हिज हंगर फॉर फूड, उसकी जो भूख थी, कंपेल द यंग सीगल फाइनली फ्लाई, वन मिनट, हिज हंगर फॉर फूड, उसकी जो भूख थी खाने के लिए, कंपेल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, उसको एक निश्चित उड़ान भरने के लिए उसने क्या कर दिया, बेबस कर दिया। कंपेल का मतलब होता है बेबस करना, मतलब उसके लिए क्या होगा, उसको मतलब पूरा अपना एफर्ट लगाना पड़ा, उसको लगा था यदि मैं नहीं उड़ूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इस ईयर का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे यह क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। जैसे इसमें लिखा है, आई विल टेक द रिस्क, हम बात करने जा रहे हैं पार्ट बी द ब्लैक एरोप्लेन की। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। व्हाट इज द रिस्क, वो रिस्क क्या था। व्हाई डज द नरेटर टेक, जो नरेटर था उसने वह खतरा क्यों मोड़ लिया, वह रिस्क क्यों लिया। चलिए तो बात करते हैं इसके आंसर की। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, द रिस्क इज फ्लाई फॉर द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड, उसने रिस्क लिया था कि मैं काले बादलों के बीच उड़ूंगा, है ना, अपना जो ओल्ड एरोप्लेन है उसको क्या करूंगा, रन करूंगा या उड़ाऊंगा। द नरेटर इज द पायलट ऑफ डकोटा एरोप्लेन, जो नरेटर था वो पायलट था किसका, डकोटा एरोप्लेन का। इसकी वजह से इसमें लिखा हुआ है, ही टेक
1 मिनट। ही टेक द रिस्क, उसने रिस्क लिया, बिकॉज ही इज ड्रीमिंग टू स्पेंड, क्योंकि उसका सपना था, टू स्पेंड हिज हॉलीडे विथ हिज फैमिली, कि वो जो अपनी छुट्टी के दिन हैं वो अपनी फैमिली के साथ क्या कर सके, स्पेंड कर सके। स्पेंड का मतलब होता है गुजार सके। ठीक, यह क्वेश्चन आपसे 2 और 3 दोनों नंबर में पूछा जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन जो मल्टीपर्पज़ की तैयारी के लिए, मतलब जो मल्टी आस्किंग क्वेश्चन है, जो आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं और 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, उसका थोड़ा सा आपको जो बेस है वो थोड़ा सा अलग से आपको डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आपका किसी भी कंडीशन में वो क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। ठीक, चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी और लॉन्ग आंसर टाइप के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो इस बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। 1 मिनट में लिखा है डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस, आपको उस नरेटर के, उस लेखक को एक्सपीरियंस को बताना है। एस ही फ्लू द एरोप्लेन, कि जब वो एरोप्लेन उड़ा रहा था, इनटू द स्टॉर्म, तूफानों के बीच। मतलब जो नरेटर है उसके अनुभव का वर्णन कीजिए जब वह तूफानों के बीच अपना जो एरोप्लेन है वह उड़ा रहा था। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। आंसर में क्या दिया हुआ है, और इसको मैंने आपको 2 टाइप से लिख के दिया हुआ है। मतलब मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में, ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि इसमें दिया हुआ है पार्ट ए में, एस द नरेटर एंटर्ड हिज फ्लाइट, या फिर एरोप्लेन, उसने जैसे ही अपनी एरोप्लेन को या फ्लाइट को एंटर किया, इनटू द स्टॉर्म, तूफानों के बीच, तो एवरीथिंग वॉज, एकदम से सब कुछ, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, तो सब कुछ एकदम से क्या हो गया, ब्लैक पड़ गया, काला पड़ गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, अब उसको बाहर देखना बहुत इम्पॉसिबल हो रहा था, आउटसाइड ऑफ द एरोप्लेन। 1 मिनट, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 1 मिनट, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, एस द नरेटर एंटर्ड हिज फ्लाइट, जैसे उस समय फ्लाइट को, अपने एरोप्लेन को एंटर किया, इनटू द स्टॉर्म, तूफानों के बीच या तूफान के बीच, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, तो सब कुछ एकदम से काला पड़ गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड ऑफ द एरोप्लेन, अब उसको एरोप्लेन के चारों ओर देखना या बाहर देखना बहुत क्या हो रहा था, क्रिटिकल हो रहा था, बहुत असंभव हो रहा था। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसके पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड का आंसर भी इसी में इंक्लूड है, पर मैंने इसको 2 पार्ट में से डिवाइड कर दिया ताकि आप आसानी से इसको लर्न कर पाएँ। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो उसका जो ओल्ड डकोटा था वो एकदम से जंप करने लगा, ट्विस्टेड करने लगा। ट्विस्ट का मतलब तैरने टाइप लगा हवा में। द कंपोस एस वेल एस, उसका जो कंपोस था, जिसको हम बोलते हैं दिशा सूचक, वो, और एस वेल एस का मतलब होता है साथ ही साथ, एस वेल एस द अदर इंस्ट्रूमेंट, साथ ही साथ उसके जो अदर इंस्ट्रूमेंट थे, जो उसके दूसरे यंत्र थे। द एरोप्लेन स्टॉप्ड वर्किंग इन द स्टॉर्म, वो जो तूफान था उसमें, उस जो एरोप्लेन था उसने काम करना बंद कर दिया था। चलो ठीक, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है उसके ऊपर, एस वेल एस, साथ ही साथ, द अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरोप्लेन, जो एरोप्लेन के दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे, दूसरे यंत्र थे, स्टॉप्ड वर्किंग इन द स्टॉर्म, तो तूफान के प्रभाव में वो यंत्र भी काम करना, उन यंत्र ने भी काम करना बंद कर दिया था। ठीक, ओके, तो आपको जैसे मैंने आपको बताया, आप वैसे ही इसको याद कर सकते हैं। आप लिखने का तरीके के लिए आप ये कर सकते हैं, यदि आपको लॉन्ग में पूछा जाए तो आप इसके दोनों पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं, और यदि शॉर्ट में पूछा जा सकता है तो आप केवल इसका एक पैरा लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो शायद इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, कि जो कंट्रोल सेंटर में वुमेन थी, वो जो नरेटर था उसको स्ट्रेंजली, आश्चर्यचकित के साथ क्यों देख रही थी। ठीक, या वो आश्चर्यचकित क्यों रह गई। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। और यह क्वेश्चन भी एमपी बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक इस क्वेश्चन को पूछा नहीं गया है। तो कुछ क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन अलग से पूछ लिए जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि यह क्वेश्चन आपसे इस बार जरूर पूछा जा सकता है। ठीक, तो बात करते हैं इसके आंसर की। तो आंसर नंबर 5, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, व्हेन द नरेटर आस्क द ओल्ड वुमेन
जैसे ही नरेटर ने उस ओल्ड वुमेन से जैसे ही नरेटर ने उस वुमेन से पूछा सेंडर अबाउट द अदर ब्लैक एरोप्लेन, जब वो वहाँ पर गया, उसने जो वहाँ की सेंटर लेडी थी उससे पूछा, कंट्रोल लेडी जो थी, कि मेरे पास जो अदर ब्लैक एरोप्लेन था वो कौन था या वो कहाँ है। तो उसने क्या बोला, एंड इट्स पायलट सी लुक्ड एट हिम। यह सुनकर वह उस पायलट को स्ट्रेंजली, बहुत आश्चर्यचकित के साथ देखने लगी। और बाद में वो क्या बोलती है, एस देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन इन द स्टॉर्म, कि आपका वो वहम है, वहाँ पर ऐसा कोई भी अदर एरोप्लेन नहीं था तूफानों के बीच में। ठीक, इसकी वजह से फिर बताया कि एक्सेप्ट हिज प्लान, कि आप जैसे प्लान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस टाइप का वहाँ पर तूफानों के बीच कोई भी प्लान नहीं था। सी टोल्ड हिम डैट, उसने मतलब उस लेडीज ने उससे बोला, नो अदर प्लान वॉज फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, कि वहाँ पर 1 मिनट, कि एक्सपेक्ट हिज प्लान, कि जैसा आप प्लान को एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइप को वहाँ पर तूफानों के बीच कोई भी प्लान नहीं था। सी टोल्ड हिम डैट, उस लेडीज ने उस पायलट से बोला, नो अदर प्लान वॉज फ्लाइंग, वहाँ पे कोई भी प्लान फ्लाई नहीं कर रहा था, मतलब उड़ान नहीं भर रहा था, इन द स्टॉर्म डेट नाइट, उस रात। ठीक, तो ये सभी क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक क्वेश्चन और रह गया है, मैं इसको भी आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो मैंने पार्ट बी से 3 क्वेश्चन निकाले हैं, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और आपको मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें से आप बिल्कुल ना सोचें कि मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना, जितने क्वेश्चन है वो टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप सभी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, पहले आपको याद करना है, फिर आपको रिवाइज करना हो, रिवाइज करने के बाद आपको खुद से राइटिंग करके देखना है कि मेरे कहाँ पे कोई सी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही है, मेरी हैंड राइटिंग कैसी है ना, बहुत सी चीज़ें इसमें इंक्लूड करना है आपको। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया हुआ है, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी, व्हाई डज द नरेटर ऐसा क्यों कहता है, आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, कि मैं आसानी से अपना जो ओल्ड डकोटा है उसमें से फ्रीली लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसमें क्या देखो लिखा, टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, क्योंकि मैं ओल्ड डकोटा से बहुत दूर जाने वाला हूँ। ठीक, चलिए तो बात करते हैं इसके आंसर की। आंसर में क्या दिया हुआ है, जैसे कि इसके आंसर में बताया गया है, द नरेटर से सो बिकॉज, नरेटर ऐसा इसलिए कहता है, ही हैड अ हॉरिफिक एंड स्केरी एक्सपीरियंस, क्योंकि उसका जो अनुभव है थोड़ा सा हॉरिफिक मतलब डरावना और थोड़ा सा चेतावनी देने वाला था, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था। 1 मिनट, फ्लाइंग डेट प्लान, और इसको जो फ्लाइंग डेट मतलब जो प्लान दिख रहा था, ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश हो गया था, डेट ही हैड लैंडेड द प्लान, क्योंकि उसी प्लान के साथ उसने लैंड किया था सेफली, सुरक्षा के साथ। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा इस पॉइंट को फिर से बता दे रहा हूँ आपको, पैरा को। जैसा कि इसमें लिखा है कि डेट प्लान, उस प्लान से, ही वॉज हैप्पी, वह बहुत खुश था, डेट ही हैड लैंडेड द प्लान सेफली, उसी प्लान की हेल्प से उसने बहुत आसानी से लैंड किया था, द ओल्ड डकोटा हैड अपसेट हिम इन द स्टॉर्म, क्योंकि जब ओल्ड डकोटा की जो कंपास वगैरह थे, जो इंस्ट्रूमेंट थे, वो काम करना उन्होंने बंद कर दिया, तो बहुत चिंतित हो गया था कि अब मैं अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंच पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे डिनर कैसे स्पेंड कर पाऊंगा। ठीक, तो यह हमने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए। क्वेश्चन 6 जो पार्ट आपके चैप्टर 3 के पार्ट ए और पार्ट बी से लिए गए थे। तो आई होप कि आपको ऐसे इसमें पसंद आया हो, और यदि आपका वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। और हर वीडियो के नीचे मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसे मोटिवेशन थॉट्स या कुछ ऐसे इंस्पायरेशन थॉट दे सकूं, जिससे आपका थोड़ा सा जो पॉजिटिव इंटेंशन पावर है वो बढ़ सके। उसमें से एक जो मैंने आज के लिए आपके लिए लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, सीढ़ियाँ उनके लिए मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियाँ उनके लिए मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, हमें तो आसमां पर जाना है, इसलिए हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपको फ्यूचर में आपने जो सोच के रखा हुआ है, यदि आपका गोल थोड़ा सा हाई है, तो आपको एफर्ट भी थोड़ा सा हाई लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत भी थोड़ी सी हाई लगानी पड़ेगी। और आपको हमेशा एक बात याद रखनी है जब अप्लाई करने बैठते हैं, कि जिस समय आप अपना
टाइम जैसे मोस्टली बच्चे मैंने देखा है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों को विशेष याद रखना है कि जब आप अपना टाइम ख़राब कर रहे होते हैं, वही एक जो टॉप क्लास का बच्चा होता है, जो रैंकिंग में आता है, वो हमेशा पढ़ रहा होता है। ठीक, तो थैंक यू, मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।